जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज है हमारा K4 का लेक्चर नंबर 10। अच्छा, हमने चैप्टर 1 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे ना वो हमने कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अब आप देखें एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट नोट्स में, तो उसके बाद था रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। मैंने आपको बताया था कि ये वाला टॉपिक आपको अभी समझ में नहीं आएगा, इंशाल्लाह जब चैप्टर 2 कंप्लीट कर लेंगे तो इसमें ऐसी बातें हैं जो चैप्टर 2 में लिखी हुई है, फिर हमें ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर 2 से पहले आप एक समझिएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए। अब हमने कंपनी को रजिस्टर कराना। क्या कराना है बच्चों? रजिस्टर कराना है। क्या कराना है? बातें नहीं प्लीज। रजिस्टर कराना है। प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, कंपनी की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। ठीक है, तो जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले हमें जी प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन में प्रोसेस ऑफ बच्चों प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले क्या देखना है? अवेलेबिलिटी ऑफ नेम। नहीं, ये चैप्टर 1 का आखिरी नहीं, चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, वो छोड़ दे, आप मैं आपको बताता हूँ। हाँ, प्रोसेस बता रहा हूँ ना। ठीक है, प्रोसेस जब हम कंपनी को रजिस्टर कराते हैं तो प्रोसेस क्या है? पहले स्टेप में आपको नाम देखना होगा कि जब अल्फाज ये लिखे हुए हैं कि जब कभी आप कंपनी बनाने का सोच ले तो इस सोच के साथ आपके दिमाग में कंपनी का नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? कंपनी का नाम। बात समझ आ रही है बच्चों? क्या होना चाहिए? कंपनी का नाम। ठीक है, अब कंपनी का नाम क्यों सोचना चाहिए? क्योंकि जो नाम आपको पसंद हो सकता है वो अवेलेबल ही ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो नाम आपको पसंद है इस ईसीपी के वेबसाइट पे जाके उसकी अवेलेबिलिटी देखोगे कि ये नाम अवेलेबल है। समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल, राइज एज अ कंपनी मैंने रजिस्टर करा दिया। अब पाकिस्तान में राइज के नाम से कोई भी बंदा राइज के नाम से कंपनी रजिस्टर नहीं करा सकता। समझ आ रही है? तो पहले सबसे पहला स्टेप क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ नेम। ये देखना पड़ेगा। जब नाम आपको मिल जाए कि हाँ ये तो है, तो सेकंड स्टेप में आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी के डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो चैप्टर 1 में भी आते थे। मैं आपको कहता था कि इस पे अभी आपने गौर नहीं करना, सिर्फ इतना समझना है ये क्या है। समझ आ रही है बच्चों? जब ये 2 डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लोगे तो यही 2 डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दोगे किसके साथ बच्चों? बच्चों किसके पास जमा कर दोगे? रजिस्ट्रार के पास। और जब रजिस्ट्रार इन 2 डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करेगा, ठीक है, तो रजिस्ट्रार आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा और उस सर्टिफिकेट का नाम होगा, जो सर्टिफिकेट का नाम क्या होगा? और जब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाता है तो मतलब आपकी कंपनी क्या हो गई बच्चों? क्या हो गई? रजिस्टर्ड हो गई। आर्टिफिशियल पर्सन की बर्थ हो गई, आर्टिफिशियल पर्सन वजूद में आ जाए। समझ आ रही है? तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन का सीक्वेंस और प्रोसेस क्या है? वो 4 स्टेप्स में होती है। नंबर फर्स्ट, नेम की अवेलेबिलिटी। नंबर सेकंड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और फिर उस मेमोरेंडम और आर्टिकल की
सबमिशन या फाइलिंग किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। और रजिस्ट्रार फिर देखेगा कि ठीक है गलत है, वो अपनी तसल्ली करेगा। अगर वो सेटिस्फाई हुआ तो वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। उस सर्टिफिकेट का नाम क्या है? और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट का मतलब यह है कि आपकी कंपनी बन गई, आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई। ओके बच्चों, बोले क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब आ जाए चैप्टर 2 में जो हमारा टॉपिक है सबसे पहले, वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बच्चों वो क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैसे बनाएंगे? प्रोसेस में बता दिया ना कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का डॉक्यूमेंट है। ये तो मैंने पहले दिन ही ये बात बता दी थी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या चीज है? कंपनी का डॉक्यूमेंट। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, अगर आपने किसी बंदे के बारे में जानना हो तो वो बंदे से आप कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर करोगे जिससे उस बंदे के बारे में आपको सब पता चल जाए? CNIC। क्या लेंगे? आपको कोई भी बंदा CNIC दे दे, आपको उसका नाम का पता चल जाता है, वालिद के नाम का पता चल जाता है, एड्रेस पता चल जाती है, उम्र पता चल जाती है, ब्लड ग्रुप पता चल जाती है, यहाँ तक के खानदान का भी वो जो नंबरिंग होती है ना, मजहब का भी पता चल जाता है। लेकिन वो हमें नहीं, वो सिस्टम के थ्रू पता चल सकता है। मतलब जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उनको अगर आप शनाख्ती कार्ड दे दो तो उनको A to Z सारा चीज पता चल जाती है। ठीक है, ये जो मेमोरेंडम है ना बच्चों, दिस इज द CNIC ऑफ द कंपनी। कॉन्सेप्ट समझने के लिए पेपर में नहीं लिखना, ठीक है? कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या चीज है? कंपनी क्या है? कंपनी कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन के CNIC को क्या कहते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेम लाइक दैट, जैसे नेचुरल पर्सन्स के उसको क्या कहते हैं? CNIC कहते हैं ना। आर्टिफिशियल पर्सन के CNIC को क्या कहते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब अगर आपको किसी कंपनी के बारे में जानना हो तो आप उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ ले, आपको पता चल जाएगा कि जनाब इस कंपनी के बारे में जो 100% डिटेल्स है वो आपके सामने है। ये किसने कहा? ये हम खुद बनाएंगे, हम खुद ओनर्स बनाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। कंपनी खुद नहीं बनाती। कंपनी जो खुद बनाती है वो ये वाला डॉक्यूमेंट है, जो रूल्स आप कह रहे हैं, वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, वो मेमोरेंडम नहीं। मेमोरेंडम हम बनाते हैं। और मेमोरेंडम कब बन रहा है? सीक्वेंस देखे, कंपनी कब रजिस्टर हो रही है, कौन से स्टेप में, और मेमोरेंडम कब बन रहा है? फर्स्ट स्टेप। ये तो नाम सेलेक्ट करना है ना, ये तो कोई प्रोसेस नहीं है, वो तो जहन में सोचना है। पहला स्टेप क्या है? तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन से पहले ये बनाया जाता है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद नहीं, क्योंकि आपकी कंपनी इसके बेस पे रजिस्टर हो। समझ आ रही है अजमल? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब बनाई जाती है उस टाइम कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। कुछ समझ में आ रहे हैं कि नहीं? इधर थोड़ा सा उल्टा है। नेचुरल पर्सन पैदा होता है तो उसका CNIC बनता है। यहां पे उल्टा है, यहां पहले CNIC बनाया जाएगा आर्टिफिशियल पर्सन, फिर आर्टिफिशियल पर्सन पैदा होगा। समझ में आ रही बात? बोले बच्चों, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, लिखना नहीं है। ये जो मैंने बातें बताई कि आप पेपर में लिख लो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज CNIC ऑफ द कंपनी, वो कहेगा भाई 6 महीने और लगा के आ जाओ। ठीक है, ये नहीं करना। ठीक है, अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या है? इसमें 6 क्लॉजेस है। कितने क्लॉजेस है? अब देखना, अब आपको पता चल जाएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या बताना है। सबसे पहले बताओ जनाब, आपके कंपनी का नाम क्या होगा? सबसे पहले क्या बताओ? कंपनी का नाम क्या होगा? ठीक है, तो नाम आपने सोचा होगा ना, हाँ? और अवेलेबिलिटी भी देखी होगी ना। तो जो नाम आपको पसंद है वो इधर मेमोरेंडम के पहले क्लॉज में लिख लो कि जनाब मेरे कंपनी, मैं जो अपनी कंपनी रजिस्टर कराना चाहता हूं, मुझे बताएं ना अजमल, क्या बताएं? SEC में रजिस्टर करने वाली प्रोसेस हो रहा है या फिर
जो एससीसी से पहले क्या कहते हैं अनलिस्टेड कंपनी होती है, उसकी प्रोसेस क्या है? अनलिस्टेड कंपनी का कोई भी कंपनी आप रजिस्टर कराते हो, राइज एज अ बिजनेस, आप एज अ कंपनी रजिस्टर कराते हो कोई भी किस्म की कंपनी, तो आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज नहीं, वो तो स्टॉक एक्सचेंज है, सीसीपी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये अलग चीज है। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है वो अलग चीज है। नहीं नहीं नहीं, ये कंपनी की रजिस्ट्रेशन है। प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन किसकी? कंपनी की। वो तो अनलिस्टेड से जब लिस्टिंग में जाएंगे, हमने तो अभी कंपनी कैसे बनती है ये हमने पढ़ा, वो पढ़ा रहा हूं। वो तो जब कंपनी बन जाएगी उसके बाद फिर लिस्टिंग में जाएंगे ना, समझ आ रही? ये कंपनी की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जी। तो सबसे पहले कंपनी का जो मेमोरेंडम आप बना रहे हो, अब अभी कंपनी बनी नहीं, उसमें सबसे पहले नेम क्लॉज है। नेम क्लॉज में क्या लिखना पड़ेगा? जनाब आपके कंपनी का नाम क्या होगा, क्या होगा, आपने पसंद किया होगा ना, अवेलेबिलिटी भी देखी होगी, वो नाम लिख दोगे कि जनाब मैं इस नाम के साथ अपनी कंपनी, देखो वो बाकी आपको पता है, अगर प्राइवेट है तो पीवीटी लिमिटेड आखिर में लिखोगे, अगर एसएमसी है तो एसएमसी पीवीटी लिमिटेड, अगर पब्लिक है तो लिमिटेड, अगर गारंटी लिमिटेड है तो गारंटी लिमिटेड। चैप्टर 1 में पढ़ा था ना नाम के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास में क्या? नेम क्लास। नेम क्लास पे एक एक क्लास, जो हम 6 क्लासेस है ना, इस पे आगे पूरे टॉपिक से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सिर्फ हमने मेमोरेंडम को समझना है। सेकंड जो क्लास है उसमें लिखना होगा आपको कि जनाब आपके कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे होगा। भाई क्या लिखना होगा बच्चों? रजिस्टर्ड ऑफिस, कि आपके कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे होगा। तो रजिस्टर्ड ऑफिस में जिस सूबे में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वो सूबा लिखोगे, शहर, गांव, मोहल्ला, स्ट्रीट, सेक्टर ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस पेशावर में है तो आप लिखोगे कि द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड इन खैबर पख्तूनख्वा। अगर कराची में है इन सिंध, अगर क्वेटा में है बलूचिस्तान, अगर पिंडी में है तो पंजाब। समझ आ रही है? सूबे के जिस भी शहर में हो, बड़ा छोटा डजंट मैटर, जिस सूबे में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वो सूबा लिख दोगे। शहर का नाम नहीं लिखना, डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लिखना, तहसील नहीं लिखना, सेक्टर नहीं लिखना, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, ऑफिस नंबर कुछ भी नहीं लिखना। क्या लिखना है? प्रोविंस। ओके। अगर आपका ऑफिस ऐसे जगह पे है जो किसी प्रोविंस का पार्ट नहीं बन रहा, जैसे इस्लामाबाद में, तो क्या लिख दोगे कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे है बच्चों? कहां पे है? कैपिटल टेरिटरी, सिचुएटेड इन कैपिटल टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। ओके बच्चों, बोले बोला करें, क्लियर है? हाँ। तो पहले क्लॉज में क्या बताना है? कंपनी का नाम। दूसरे में आपके कंपनी का ऑफिस कहां पे होगा, ठीक है। थर्ड कह रहे हैं जनाब कंपनी का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बताओ। क्या बताओ? इसका नाम था पहले ऑब्जेक्ट क्लास, पहले हुआ करता था। कौन सा था बच्चों? क्या नाम था पहले? ऑब्जेक्ट क्लास। अगर आप पुराने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखोगे ना तो उसमें ऑब्जेक्ट क्लास आ रहा होगा। यहाँ पे क्या है बच्चों? क्या है? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास, ठीक है। इसमें जो आपके बिजनेस का कारोबार है वो बताना होगा। क्या बताना होगा? जो आपके कंपनी का बिजनेस है, जो आपके कंपनी का बिजनेस है, आप इस नाम से, इस कंपनी से के नाम से कौन सा कारोबार करना चाहते हैं वो बताओगे। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी होता है कि नाम एक, कारोबार एक से ज्यादा, ये हो सकता है ना। आपने देखा होगा फला ग्रुप ऑफ कंपनीज, तो फिर उसके तो कारोबार ज्यादा है, 10 कारोबार है, 5 है, तो फिर वो लिखोगे नहीं। इसमें वैसे नॉर्मली क्या बच्चों क्या लिखना होता है? बिजनेस, ठीक है। लेकिन अगर बिजनेस इज मोर देन 1 बिजनेसेस हो, ठीक है, मतलब एक बंदा कारोबार कर रहा है और उसके कारोबार जो है एक से ज्यादा है, तो फिर इधर मेमोरेंडम में कौन सा बिजनेस मेंशन करना हो, ठीक है। तो आपने बिजनेसेस के, फॉर एग्जांपल ये बिजनेस 1 है और ये बिजनेस कौन सा है बच्चों?
2। समझ आ रही है? कितने कारोबार कर रहे हो? 2। तो इन दोनों बिजनेसेस के आपने देखने हैं, जिस बिजनेसेस के एसेट्स या रेवेन्यू ज्यादा हो, सिलेक्शन कैसे करनी है दो बिजनेसेस में? दोनों बिजनेसेस के क्या कंपेयर करने हैं? एसेट्स एंड रेवेन्यू। किसी कंपनी के एसेट ज्यादा हो, रेवेन्यू कम हो, एसेट और मतलब एसेट और रेवेन्यू की कंपैरिजन करनी है, या जिस बिजनेस के एसेट ज्यादा हो या फिर जिस बिजनेस का रेवेन्यू ज्यादा। सिलेक्शन कर ली बच्चों? ठीक है, चले इसको थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको बाद में करते हैं। एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, वहां से मैं समझाता हूं, इसको अभी छोड़। तो बिजनेस क्लास में बच्चों क्या मेंशन करना होगा? हाँ, जो कंपनी क्या कारोबार करेगी, कारोबार क्या होगा। कह रहे जनाब बिजनेस का और कंपनी के नेम का आपस में क्या होना चाहिए? सिमिलरिटी। कंपनी का नाम और कंपनी का बिजनेस, वो आपस में क्या होने चाहिए? उनके आपस में क्या होना चाहिए बच्चों? बच्चों क्या होना चाहिए? रिलेवेंस। समझ आ रही है? जैसे आप कहां पे बैठे हो? राइज में। राइज एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है, लिखना बंद कर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता। राइज एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है। और आप राइज का नाम पढ़ लेते हो, बोर्ड पे लिखा हुआ है राइज स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। आप मैट्रिक के स्टूडेंट, आपको CACCA का पता ही नहीं है, CACCA मेंशन भी नहीं, सिर्फ नाम आपने कहीं पे पढ़ लिया, राइज स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड। आपको क्या लगेगा इस नाम से कि ये क्या है? स्कूल नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। स्कूल वही होता है ना? हाँ, ये हिंट दे रहा है नाम के नहीं कि ये क्या चीज है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ओके हो गया। आल दो कि ये चीज मैं बहुत फेस कर रहा हूं कि मुझे अक्सर जो है ना पेरेंट्स कॉल कर लेते हैं, पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से ले लेते हैं। मेरा बच्चा है 3री क्लास का, तो आपके स्कूल में एडमिशंस ओपन है। मैं कहता हूँ हम तो 3री क्लास को पढ़ाते ही नहीं है, हम तो प्ले ग्रुप वालों को पढ़ाते हैं। ठीक है, इधर आ जाए। समझ आ गई बच्चों? तो नाम का और बिजनेस का आपस में क्या होना चाहिए? रिलेवेंस। अब हम क्या करा रहे हैं? एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं राइस के नाम से, हाँ, और राइस का नाम लेके राइस शुगर मिल्स। क्या लेके? राइस शुगर मिल, या लेके राइस फार्मास्यूटिकल्स। ओ भाई क्यों? बस वैसे, मुझे वैसे ये नाम पसंद। तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि नहीं? तो लॉ कहता है कभी भी ऐसे नाम की इजाजत कैंसिल, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती जब कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हो। आपका कारोबार एक हो और नाम किसी और का मैसेज दे रहा हूं, किसी और बिजनेस का मैसेज दे रहा हूं। तो कह रहे नाम और इस क्लास का और इस क्लास का आपस में क्या होना चाहिए? रिलेवेंस होना चाहिए। ओके बच्चों, बोले क्लियर है कि नहीं जी? नंबर 4 क्लास है लायबिलिटी क्लास। कौन सा क्लॉज है बच्चों? लायबिलिटी। सिंपल, अगर कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो इसमें लिखो कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो लिखो लिमिटेड बाय, हाँ, अगर लिमिटेड बाय गारंटी हो तो इस क्लास में मैंने कहा था वो एक एफिडेविट देना होगा कि हम जब कंपनी बंद होगी तो कंपनी के एसेट्स को कंट्रीब्यूट करेंगे। मेंबर से गारंटी लेनी पड़ेगी, श्योरिटी लेनी पड़ेगी, याद आ रहा है? वो स्टेटमेंट इधर लिखनी होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। समझ आ रही है? और अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो यहां पे लिख देंगे कि द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज अनलिमिटेड। ओके हो गया बच्चों? बोले जी। इसके बाद है ऑथराइज्ड कैपिटल क्लास। बच्चों क्या है? बच्चों क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल। अच्छा, कैपिटल समझिएगा बच्चों थोड़ा सा। वैसे पूरा मैंने कहा ना, चैप्टर है हमारा, पूरा टॉपिक है।
कैपिटल बच्चों दो कंपनीज का दो तरह का होता है, अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं। एक होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, कौन सा बच्चों? एक होता है सब्सक्राइब्ड, इशूड भी कहते हैं, पेड अप भी कहते हैं, ठीक है। कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल। मैक्सिमम अमाउंट जिसका आपको क्या लेना होता है बच्चों, क्या लेना होता है? अप्रूवल। ओके, ऑथोराइज्ड या पेड अप, पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल which is issued। समझिएगा दोनों में फर्क। आप जब कंपनी बना रहे हो ना, आपने मेमोरेंडम में लिखा कि जनाब मेरे कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल होगा 10 लाख रुपए। ऑथोराइज्ड कैपिटल बच्चों कितना होगा? 10 लाख। लेकिन अभी मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं कितने से बच्चों? कितने से? 1 लाख से। मतलब आप अभी इजाजत आपने कितने की ली? 10 लाख की। लेकिन अभी आपने कंपनी को कैपिटल दिया कितना? इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना लेके आए? लाख। ये लाख क्या है? इशूड, पेड अप, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ये 10 लाख क्या है? ऑथोराइज। ठीक हो गया। अब इधर सुनिएगा, ये जो सब्सक्राइब होता है ना, ये तो लेस आर इक्वल ऑथोराइज्ड का होता है, बट कैन नेवर बी मोर देन ऑथोराइज्ड। मतलब ये इजाजत है कि आज आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, आपको यार मैं अपने कंपनी को मैक्सिमम 1 करोड़ का कैपिटल देने के लिए मेरा माइंड है। ऑथोराइज्ड कितना लिख दिया? 10 मिलियन। ऑथोराइज्ड कितना लिख दिया? 10। लेकिन अभी मैं फिलहाल 5 लाख से कारोबार शुरू करना चाहता हूं, तो आप मतलब मैक्सिमम कंपनी को कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज ए कैपिटल? 1 करोड़, इससे ज्यादा नहीं। 1 करोड़ से ज्यादा आपने बढ़ाना हो, फिर आपको दोबारा इसी सीपी से परमिशन लेना पड़ेगा, वो प्रोसीजर पढ़ लें। तो मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी का होता है जिसका आप कैपिटल लेके जा सकते हो, उसको ऑथोराइज्ड कहते हैं। उस मैक्सिमम में अब कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करना है, उसको कौन सा कहते हैं? इशूड, पेड अप या सब्सक्राइब। किसको नहीं रखी? लिमिट तो नहीं है। हाँ, अभी इतनी देंगे, बाद में आपका इरादा चेंज, कम भी कर सकते, सिर्फ बढ़ा नहीं सकते, कम भी कर सकते हैं। इस ऑथोराइज्ड को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। रिलैक्सेशन है ना, कि अभी आपके ज़हन में हो, आपने अपना साइकिल सेल करके 1000 रुपए आए आपके पास, और आपने कहा अभी 1000 रुपए मेरा होगा कैपिटल। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको इतना प्रॉफिट दे दिया कि अब 1000 करोड़ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप 1000 पे गुजारा कर लो। जरूरत है कि नहीं बढ़ाने की? हाँ, तो लॉ कहता है ऐसे अपनी मर्जी से नहीं बढ़ाना, हमसे परमिशन, एक प्रोसीजर उसके थ्रू बढ़ाना। समझ आ रही है? चेंज करना है डॉक्यूमेंट, ये लीगल डॉक्यूमेंट है कंपनी का ना, ये कोई हमारा घर का डॉक्यूमेंट नहीं है। ये डॉक्यूमेंट तो इसकी, ये जो रजिस्ट्रार के पास हम जमा करते हैं, असल में जो रजिस्ट्रेशन है ना कंपनी का, वो एक्चुअली रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। जब आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर हो जाता है, इससे और एक स्टेप और चला जाऊं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? ये डॉक्यूमेंट क्या है? कंपनी है आप। तो कंपनी में आप कोई चेंज करोगे तो कंपनी, हमने पहले कहा था कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन फ्रॉम देयर ओनरशिप। इसमें चेंजेस ओनरशिप नहीं कर सकता। ये कौन करेगा? ये सीसीपी के मर्जी से हो। ओके हो गया बच्चों? बोले क्लियर है कि नहीं जी? नंबर 6 ये क्लियर है? ऑथोराइज्ड और पेड अप। सब्सक्रिप्शन क्लास या अंडरटेकिंग क्लास, इसमें क्या होता है
इसमें जो लोग कंपनी बना रहे हैं वो एक अंडरटेकिंग देंगे कि जनाब अब्दुर्रहमान उसमें मेंबर है, तो इस क्लास में मैं लिखूंगा कि ऊपर ये जो 5 चीज़ें हैं ना, ये मेरी मर्जी से लिखी गई है, मुझे पता है और मैं इसके लिए बाउंड हूँ। इस तरह हम 5 मेंबर्स हैं, पांचों के पांचों लिखेंगे। ये लिखेंगे कि हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब लाख रुपए हम दे रहे हैं कंपनी को, इस लाख में अब्दुर्रहमान का कितना हिस्सा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 10,000, फवाद का कितना है, वो लिखता है मेरा 50,000, अजमल का कितना है, वो कहता है मेरा 30,000, बाकी जो है अब्दुल्ला का है, ठीक है। तो 5 मेंबर्स कितना मेंबर बना, कितना शेयर लिया उसने, समझ आ रही है, वो इस क्लास में लिखेगा और साथ में ये अंडरटेकिंग एफिडेविट देगा एक विटनेस के सामने, विटनेस भी खुद लेके आएगा, ठीक है, कि मैंने इस कंपनी में ये जो ऊपर बातें लिखी हैं कल मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँगा, साइन करेगा और ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके हो गया बच्चों, बोले क्लियर है। नोट्स पे आ जाए, है चैप्टर 2 के नोट्स जी, चैप्टर 2 ये आ जाए। ये जो एग्जांपल था इसका क्या नाम है, ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, ये थोड़ा समझिएगा। पेज नंबर 36 बच्चों, क्या है पेज नंबर 36 देखिएगा। TSF Mills Limited is being proposed to being registered to carry on business involving manufacture and sale of textile, sugar and flour products। कितने बिजनेसेस है, 3, शुगर, टेक्सटाइल, शुगर एंड फ्लोर। नीचे आ जाए, एस्टिमेटेड एसेट्स तीनों के दिए हुए हैं 500, 300, 100, ठीक है। कितने हैं एसेट्स तीनों बिजनेस के मिला के, इधर मुझे सुनो, कितने हैं 900, तीनों का मिला के एसेट्स कितने आए 900। अब देखो तीनों का रिवेन्यू मिला के कितना आया 7500। बताए एसेट ज्यादा है कि रिवेन्यू, तीनों बिजनेसेस का मिला के रिवेन्यू। तो हम रिवेन्यू के बेस पे अब डिसीजन लेंगे, समझ आई ना। मैंने कहा बिजनेस को किस बेस पे पहला डिसीजन लेना है, एसेट्स और रिवेन्यू। दोनों बिजनेसेस का एसेट्स या तीनों बिजनेसेस का या 5 बिजनेसेस के टोटल एसेट्स और उन्हीं 5 बिजनेसेस का टोटल रेवेन्यू, इन दोनों में जो ज्यादा हुआ, इसमें क्या ज्यादा आया, रेवेन्यू के एसेट्स, तो एसेट खत्म हो गए। अब कितने कारोबार है, 3, तीनों में देख ले जिसकी सबसे ज्यादा रेवेन्यू हो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में वो लिख दें। किसका है, शुगर। तो इसमें क्या लिख देंगे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में कि मेन कारोबार क्या है, इधर सुनिएगा, मेन कारोबार क्या है, शुगर, ठीक है। ये 2 कारोबार साइड एज अ साइड बिजनेस मेंशन कर सकते हैं, मतलब जो कनेक्टेड कारोबार होते हैं ना वो आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन मेन प्रिंसिपल लाइन क्या है वो समझ आ रही है, बोले बच्चों क्लियर। अगले पेज पे आ जाए, पेज नंबर 30। हाँ नहीं, ये तो एक ही बंदे के कारोबार है ना, होल्डिंग कंपनीज तो डिफरेंट नहीं है, कंपनी तो एक है, कारोबार 3। देखो ना, अगर मेरा शुगर का कारोबार अलग हो, ठीक है, अब सुने ना, अगर शुगर का कारोबार अलग हो, टेक्सटाइल का अलग हो, फ्लोर का अलग हो, तीनों को मैं एज अ कंपनी रजिस्टर करा लूं, फिर तो ये कंफ्यूजन आएगी ही नहीं। जो शुगर का मेमोरेंडम बनाऊंगा उसमें शुगर का लिख दूंगा, जो फ्लोर का, ये तो जब तीनों एक ही नाम से चलाऊंगा फिर कंफ्यूजन बनेगी ना अजमल जी। सर ये कंपनी तो रजिस्टर हुई, तो इसका रेवेन्यू कैसे बना, मतलब कंपनी तो अभी हम बना रहे हैं, ये बाद में भी, मतलब आपको तो पता है। अच्छा ये जो है ना, ये समझिएगा, बिल्कुल जवाब दूंगा बच्चे। आप अपने आपका सवाल गलत है टोटली। हाँ अभी साबित ना कराया तो बताना गलत है, हाँ तो मैं जवाब दूंगा ना भैया, डांस पूरा करके जाऊंगा, ठीक है, बेफिक्र हो जाए। टिकट लिया हुआ है ना, परफॉर्म पूरा करूंगा, अजमल परेशान नहीं होना। अच्छा इधर सुनिएगा बच्चों, अब वो अब सोच रहे सर कब डांस शुरू करें, मजाक है। अच्छा इधर सुने, मुझे बताए, बच्चे ने सवाल किया, बच्चे का नाम क्या है, बड़ा अच्छा सवाल है, क्या नाम, हुजैफा कहते हैं सर उसको कैसे पता चलेगा जब उसने कारोबार शुरू नहीं किया कि शुगर का ज्यादा है रेवेन्यू, या एसेट, या फ्लोर मिल का, या फिर टेक्सटाइल का। ये सवाल है। मुझे बताए
कि ऐसा कौन सा जादू की चड़ी है कि उसने अभी कंपनी कारोबार शुरू ही नहीं किया और 3 कारोबार पर खड़े कर लिए, शुरू कर लिए। शुगर मिल भी लगा रहा है उधर, जो है ना, बड़ा पैसा लगा लिया। फ्लोर मिल भी लगा रहा है, टेक्सटाइल मिल भी लगा रहा है। कभी मुझे एक एग्जांपल दे दे कि एक बंदे ने स्टार्ट करते हुए 3 कारोबार इकट्ठे स्टार्ट किए हो। कभी ऐसे हो सकता है? तो आपका सवाल टेक्निकली गलत है, ये हो ही नहीं सकता। समझ आ रही है? ओके हो गया। फिर भी अगर आप कहते हो नहीं, मेरा सवाल यही है, मैं तो इधर फंसा हुआ हूं, 3 कारोबार है, रेवेन्यू तीनों का कितना है? भाई 0 रजिस्टर हो रही है, ये नहीं कहना। ये क्या है पता है? ये इस पे मैं आता हूं, ये जो एग्जांपल है इस पे मैं आता हूं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास, अल्लाह, सारे करो अल्लाह ताला सर को इतना पैसा दे, सारे बोलो आमीन, कि मेरे पास इतने पैसे हो कि एक ही टाइम पे शुगर मिल भी खड़ा कर लिया, फ्लोर मिल भी खड़ा कर लिया, टेक्सटाइल मिल भी खड़ा कर लिया। ठीक है, अब मैं प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में मैंने कहा नहीं, जवाब आपको खुद, रेवेन्यू है ही नहीं। रेवेन्यू कितनी है? बोले ना, रेवेन्यू कितना है? 0। एसेट्स होंगे कि नहीं होंगे? तो तीनों के एसेट्स कंपैरिजन कर लूंगा, जिसके एसेट्स ज्यादा होंगे वो लिख दूंगा। ओके बच्चे, क्लियर? ये एग्जांपल दिया हुआ है ना, ये क्या एग्जांपल है ये सुनिएगा। ये कारोबार हो सकता है ये बंदा एज अ सोल प्रोप्राइटर कर रहा था। क्या कर रहा था? वो इतना बढ़ गया कि इसको जरूरत पड़ गई कि अब मुझे अपने इस कारोबार, 3 कारोबारों को क्या रजिस्टर कराना चाहिए? एज अ कंपनी। समझ आ रही है? तो कंपनी के लिए ये लाजमी नहीं है कि कारोबार भी 0 से। अब राइस चलता हुआ कारोबार है, मुझे जरूरत पड़ गई राइस को एज अ कंपनी, मैं राइस को एज अ कंपनी रजिस्टर करा लूं। शाजी फूड्स वाला कारोबार कर रहा है, बिजनेस बढ़ गया, ठीक है, जब बिजनेस बढ़ गया उसके कंट्रोल से, उसने कहा यार अब मुझे एज अ कंपनी रजिस्टर कराना। पार्टनरशिप बिजनेस है, पार्टनर्स कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस चल रहा था, ठीक है, और उनको बाद में जरूरत पड़ गई कि यार अब हमारा कारोबार एज अ कंपनी रजिस्टर कर। तो कंपनी कारोबार स्टार्ट होने से पहले भी रजिस्टर करा सकते हैं और चलते हुए कारोबार को भी एज अ कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं। समझ आ गई जी? अब आ जाए पेज नंबर 38। मेमोरेंडम टू बी प्रिंटेड, साइंड एंड dated. The memorandum shall be printed in the manner generally acceptable, divided into paragraphs numbered consecutively, signed by each subscriber, who shall add his present name in full, his occupation, nationality, and his usual residential address, and such other particulars as may be, in the presence of a witness who shall attest the signature, and shall likewise add his particulars and date it. Okay हो गया? मेमोरेंडम के बनाने के बाद ये प्रिंट भी होगा, ठीक है, सारी चीजें। अच्छा, अब आप इधर देखें, किताबें बनकर 100 रुपए का सवाल है। वैसे मेरे पास होंगे नहीं, आपकी अपनी किस्मत है, लेकिन अगर किसी ने ठीक किया ना, नहीं है। अल्लाह, अच्छा 100 रुपए मतलब अगर अभी ना दूं तो कल दे दूंगा उधार, लेकिन दूंगा, ठीक है नहीं। इधर देखें सवाल, मुझे ये बताए वो कौन सी, जिसको जवाब आएगा वो हाथ ऊपर करेगा, बोलेगा नहीं। वो कौन सी कंपनी होगी जिसके 5 क्लॉजेस होंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में? 6 नहीं होंगे। हाथ ऊपर करे जिसको समझ आ जाए। ये बात किताब में नहीं लिखी, मैं आपको सिखा रहा हूं। पैसे तुमने सिर्फ किताब के वो दिए है ना, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे रहा हूं। हाँ, पैसे दो, थैंक यू नहीं जी। बताओ बताओ बताओ, नहीं आता किसी को? सब बताना नहीं। जिसको सवाल का जवाब आता है वो हाथ ऊपर करे। बच्चे आपने पहले लॉ पढ़ा तो नहीं पढ़ा जी? बताएं। एक ही बिजनेस तो क्या, कौन सा क्लास नहीं होगा? तो वो जो एक बिजनेस होगा तो प्रिंसिपल लाइन पर कहां पे लिखेगा? जिसके एक से ज्यादा बिजनेस नहीं है, तो एक बिजनेस होगा तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास में क्या लिखेगा? वो कंफ्यूजन जब आ जाए एक से ज्यादा, तो फिर कौन सा बिजनेस लिखना है, ये होगा लाजमी। जी बच्चे, नॉन प्रॉफिट नहीं।
जी वो पहले से रजिस्टर्ड नहीं, तो जो रजिस्टर्ड होगी एज अ कंपनी तो उसका मेमोरेंडम तो पहले वाला होगा ना, दोबारा तो मेमोरेंडम नहीं, तो कंपनी की मैं बात करूं, ये तो कंपनी का डॉक्यूमेंट है ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एज अ कंपनी जब रजिस्टर होगी तो फिर सोल प्रोप्राइटर में और पार्टनरशिप में तो रजिस्टर्ड ऑफिस का कॉन्सेप्ट नहीं है, इधर तो है, ये क्लास ऐड करना होगा। जी अजमेर, सिर्फ प्राइवेट कंपनी आप इसमें क्यों? गुड गुड गुड, इधर आ जाओ। ये क्या है? लिमिटेड बाई गारंटी छोड़ दे, ये क्या है? कौन सा क्लास है? ऑथराइज्ड कैपिटल। वो कंपनीज जो विदाउट शेयर कैपिटल रजिस्टर्ड होंगी, बताया था कि नहीं? बोले बच्चों, जिसका क्या नहीं होगा? शेयर कैपिटल नहीं होगा, तो उसका ऑथराइज्ड कैपिटल का कोई कॉन्सेप्ट बनता है, उसका तो कैपिटल 0 है। तो ये क्लास उन कंपनीज का नहीं होगा जो कंपनीज रजिस्टर होना चाहती है 0 कैपिटल के साथ। लिमिटेड बाई गारंटी विद शेयर कैपिटल भी हो सकती है ना बच्चे, आपने ये कहा। तो अगर पूछते तो मैं तुम्हें मैं 100 रुपए वैसे दे दूंगा, ठीक है? 100 रुपए, हाँ, कारी साहब के 100 रुपए आपके, ओके, दोनों। ओ गुड, कारी साहब, हाँ नहीं कल दूंगा। क्लास के बाद कहां से आएंगे? कल तो छुट्टी है, मंडे को दूंगा, याद कराना उधार है, कसम से दूंगा, भागूंगा नहीं। हाँ ठीक है, ओके हो गया। दूसरा सवाल, चलो फिर हाथ ऊपर करने। वो कौन सा क्लास है जो सारी जिंदगी कंपनी 1000 साल काम कर ले, वो चेंज नहीं हो सकता? वो कौन सा क्लॉज है जो कंपनी 1000 साल भी चले, ये चेंज हो सकता है? मतलब 5 क्लासेस में चेंजेस आ सकती है, एक में नहीं आ सकता। हाथ ऊपर करे, जिसको आता है हाथ ऊपर। जी बच्चे, कौन सा? गलत। और गलत, कारोबार चेंज होगा तो चेंज हो जाए। लाइबिलिटी चेंज हो गई, अनलिमिटेड है, लिमिटेड में आ गई, लिमिटेड है, अनलिमिटेड में चली। अब तो सारे आप मन में जी, ये बच्चों है, तो मैं रीजन भी पूछूंगा ना, आप तो ये कहोगे तो जवाब तो तब ठीक समझा जाएगा। ये जो सब्सक्रिप्शन क्लास है ना, अंडरटेकिंग क्लास, क्योंकि इसमें कौन है? इसमें कौन लोग? ऑनर्स। हाँ, कौन से ऑनर्स है बच्चों? कौन से? इस ऑनर्स को क्या कहते हैं? लिखवाया था, सब्सक्राइबर्स का मतलब क्या है? इनिशियल ऑनर्स ऑफ द कंपनी। ओके हो गया। कंपनी किसने बनाई? ए, बी और सी ने, इन तीनों ने मिला के ये कंपनी बनाई। 1000 साल गुजर गए, इनके जो लोग थे उन्होंने आगे सेल कर दिया। जब भी 1000 साल बाद पूछा जाएगा कि यार ये कंपनी बनाने वाले कौन थे, तो नाम किसका आएगा? ए, बी। इस क्लास में यही 3 नाम होंगे, ये नाम कभी भी चेंज, क्योंकि इस क्लास में कौन से नाम है, किसके नाम है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ये 2 टेक्निकल क्वेश्चन आईकेप अक्सर पूछता रहता है, ये नोट कर रहे, ठीक है? एक 5 क्लासेस कौन से कंपनी के होंगे जिसका शेयर कैपिटल ना हो? लिमिटेड बाई गारंटी ये ना लिखे, सिंपल जवाब है जिसका शेयर कैपिटल ना हो, ठीक हो गया। और कौन सा क्लॉज चेंज नहीं हो सकता? सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ओके बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक होम असाइनमेंट है, मंडे को चेक करूंगा, ठीक है? इसी के जो मैंने सवाल पूछा था वो करके आइएगा कि 5 क्लासेस, ठीक है? ओके।